Hello, my dear students. I am Pramod Sakya. Welcomes you again in my YouTube channel Mac Learning Point. तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंबर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेंबर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो अगर कोई मेंबर सीरीज में है या पैरेलल में है, इसका हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो हम इस लेक्चर में आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एक मेंबर, एक बार। ये एक बार लिया मैंने। अगर इस बार के ऊपर मैं एक साइड कोई फोर्स अप्लाई करता हूँ, यहाँ पर ये मैंने एक फोर्स अप्लाई किया यहाँ पे। ये कैसा फोर्स है? टेंसाइल फोर्स है। अगर मैं इसको इसके दूसरे एंड को एक साइड से फिक्स कर दूं, इसका जो दूसरा एंड है उसको मैं एक साइड से फिक्स कर देता हूं, तो इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे ये जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इस फोर्स के कारण इस मेंबर के ऊपर एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट होगा। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है वो हमारा क्या होगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स आर जनरेट हुआ, जो किसके बराबर होगा? जो अप्लाइड फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है इस फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है। अब ये फोर्स के इक्वल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, अगर हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में देखें, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में देखें तो यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो आर है, आर किसके बराबर होता है? जो अप्लाइड फोर्स है। यहाँ पे अप्लाइड फोर्स क्या है? पी है। अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो ये जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है पी, वो किसके बराबर हो जाएगा? इस आर फोर्स के बराबर हो जाएगा। जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है उसके बराबर हो जाएगा। अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर ये हमने एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है इसका, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, वो हमने जो फोर्स अप्लाई किया था वो पी था। इसके इक्वल फोर्स यहाँ पे लगेगा, वो क्या था? आर। और आर किसके बराबर है? पी के बराबर है। तो यहाँ पर इस मेंबर के अंदर, इस मेंबर के अंदर जो स्ट्रेस जनरेट होगी वो क्या होगी? सिग्मा इक्वल टू हो जाएगी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन में एरिया। यहाँ पे ये फोर्स पर यूनिट एरिया होती है, स्ट्रेस। और अगर इसके अंदर डिफॉर्मेशन हम देखते हैं तो डिफॉर्मेशन क्या आएगा? डेल्टा एल इक्वल टू हो जाएगा पी एल अपॉन में ए ई। तो ये दोनों इक्वेशन के लिए हमारी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? पहली कंडीशन हमारी रहती है कि जो बार है, बार शुड बी प्रिज्मेटिक, बार शुड बी प्रिज्मेटिक। तो यहाँ पे जो मेंबर हमने लिया था, ये वाला जो मेंबर लिया है, ये कैसा है? हमारा प्रिज्मेटिक बार है। तो प्रिज्मेटिक बार के बारे में हम समझते हैं। क्या होता है प्रिज्मेटिक बार? कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट द लेंथ क्या होगा? सेम होगा। थ्रू आउट द लेंथ जो एरिया है वो हमारा क्या है? कांस्टेंट रहेगा। तो वो हमारा प्रिज्मेटिक बार होता है। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है इन इक्वेशंस के लिए? कि ये जो लोड हमने जो अप्लाई किया है, यहाँ पे जो लोड अप्लाई कर रहे हैं वो कैसा है? प्योर एक्सियल लोड है। तो लोड शुड बी प्योर एक्सियल, मतलब बार शुड बी अंडर प्योर एक्सियल लोडिंग। इस कंडीशन में हो हमारा प्योर एक्सियल लोडिंग की कंडीशन में हो। ठीक है। अब जो तीसरी कंडीशन है, ये अभी हम कंडीशन किसके लिए देख रहे हैं? ये जो दोनों इक्वेशन हमने देखी हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन के लिए ये कंडीशन है। थर्ड कंडीशन हमारी क्या है? कि ये जो बार हमने लिया था, ये जो मेंबर है वो किसका बना हो? सेम मटेरियल का बना हो, मेड ऑफ सेम मटेरियल। ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई हमारी इनके लिए। तो अब इसके बाद देखते हैं कि जो सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन की जो कंडीशन होती है, सीरीज कनेक्शन,
तो सीरीज कनेक्शन के लिए हमारी जो कंडीशन, पहली कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई मेंबर है, अगर उस मेंबर को हम एंड टू एंड कनेक्ट कर दें, तो वो हमारा कैसा मेंबर बन जाएगा? सीरीज कनेक्शन का। तो मेंबर और कंपोनेंट ऑफ द बार should be connected end to end। अब यहाँ पे एंड टू एंड कनेक्शन का मतलब क्या है? अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि कोई मेंबर है, जो हमने अभी एक सिंगल मेंबर लिया था, अगर मैं दो तीन मेंबर लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, ये एक मेंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद ये दूसरा मेंबर लिया मैंने, अगर इसी के साथ तीसरा मेंबर कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, तो ये कैसा है? फर्स्ट मेंबर ये हो गया और दूसरा मेंबर ये हो गया और ये तीसरा मेंबर हो गया। अब ये जो तीनों मेंबर हैं वो हमारे क्या है? एंड टू एंड कनेक्ट है। इसका एंड हमारा ये हो गया, ठीक है, ये कनेक्ट है इस मेंबर से और इसका एंड इस मेंबर से कनेक्ट है। तो ये तीनों क्या है? एंड टू एंड कनेक्ट है। तो इसको क्या कहेंगे? हम सीरीज कनेक्शन कहेंगे। अगर इस मेंबर के ऊपर हमने एक लोड अप्लाई किया, यहाँ पे ये लोड अप्लाई किया मैंने, ठीक है, और इसके एक एंड को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया हमने, जैसे हमने अभी किया था ऐसे ही। यहाँ पर अगर हम इसके एक एंड को फिक्स कर देते हैं, तो देखते हैं हम कि ये जो लोड हमने अप्लाई किया है, पी जो लोड अप्लाई किया है, वो क्या होगा? इन तीनों मेंबर पर इक्वली लगेगा। मतलब यहाँ इस मेंबर पर भी हमारा P1 पी लोड लगेगा, इस मेंबर पर भी पी लोड लगेगा और इस मेंबर पर भी पी लोड लगेगा। तीनों मेंबर के ऊपर पी लोड लगेगा और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जनरेट होगा वो हमारा किसके बराबर होगा? पी के बराबर। क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम अगर देखते हैं, तो यहाँ पर जो लोड, जो इक्वेशन जनरेट हो रही है, जो रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, वो हमारा किसके बराबर होता है? अप्लाइड लोड के बराबर, ठीक है। और ये जो लोड हमने अप्लाई किया है, ये जो लोड अप्लाई किया है, वो कहाँ पे अप्लाई किया है? एक एक्सट्रीम एंड पर। ये जो लोड है हम एक्सट्रीम एंड पर लोड अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। ये लोड हम एक्सट्रीम एंड पर, इस एंड पर भी अप्लाई कर सकते हैं और इस एंड पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों में से किसी भी एंड पर हम अप्लाई कर सकते हैं इस लोड को। इसकी जो लेंथ है अगर L1 है और इसकी लेंथ L2 है और इसकी लेंथ L3 है, ये तीनों मेंबर की लेंथ होगी हमारी। अब ये जो मेंबर हैं, इनके ऊपर अगर हम लोड निकाल के देखते हैं, तो लोड कैसे निकालेंगे हम इसके ऊपर, तीनों मेंबर्स के ऊपर? एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन, ये मेथड ऑफ सेक्शन हमने किसके अंदर पढ़ा है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर। ये जो मेथड ऑफ सेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है, अगर हमें किसी के अंदर, किसी मेंबर के अंदर लोड निकालना है तो यहाँ पर हम फर्स्ट मेंबर को लेते हैं। फर्स्ट मेंबर को अगर लेते हैं इस तरीके से, ये हमारा पहला मेंबर हो गया। तो यहाँ पर इस मेंबर पर, यहाँ पर हमने एक सेक्शन लिया, ये जो सेक्शन है वो लिया। अब इस सेक्शन के दोनों साइड देखेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये राइट हैंड साइड हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना लोड लग रहा है या फिर राइट हैंड साइड, दोनों में से किसी भी साइड हम यहाँ पर लोड देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे या फिर राइट हैंड साइड देखेंगे, ठीक है। तो हमने अगर लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो यहाँ पे लोड कितना लग रहा है? ये R लग रहा है और R हमारा किसके बराबर है? P के बराबर है। तो यहाँ पे जो लोड लगेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? अगर राइट हैंड साइड देखते हैं तो कितना लोड लग रहा है? ये P लोड लग रहा है, तो यहाँ पर P लोड आ गया और इधर भी P आ गया। P यहाँ पे किसके बराबर है? इस रेजिस्टेंस के बराबर है। तो ये फर्स्ट मेंबर हो गया। अगर हम सेकंड मेंबर लेते हैं, यहाँ पर
सेकंड मेंबर पर भी इसी प्रकार से सेक्शन करेंगे। ये अब सेकंड मेंबर पर सेक्शन किया तो इसके लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड देखेंगे लोड कितना है। तो राइट हैंड साइड देखा हमने कि पी लोड लग रहा है, ये पी लोड लग रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा क्या है, आर लोड लग रहा है। जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है, अप्लाइड फोर्स के बराबर, अप्लाइड लोड के बराबर है। तो वो भी हमारा पी हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही हम थर्ड सेक्शन के ऊपर देखेंगे। अगर ये थर्ड सेक्शन लेते हैं तो थर्ड में फिर से हम मेथड ऑफ सेक्शन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सेक्शन लिया एक, और इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखेंगे कि लोड कितना अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ इसके राइट हैंड साइड में कितना लोड अप्लाई हो रहा है, P, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा क्या हो जाएगा, P। तो यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन निकल के आई, कि ये जो लोड है फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर और थर्ड मेंबर, तीनों में लोड हमारा क्या है, P है। यहाँ पर भी P है। तो यहाँ से हम एक कंडीशन निकाल सकते हैं कि जो सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन के अंदर जो लोड है वो हर एक मेंबर पर क्या होता है, एक समान होता है, बराबर होता है। तो P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू किसके बराबर है, हमारा P के बराबर है। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या होती है यहाँ पर कि अगर ये इसकी लेंथ L1 है, इसकी L2 है, इसकी L3 है, और इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका A1 हो गया, इसका A2 हो गया और इसका A3 हो गया। और मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो हमारी यंग्स मॉडुलस क्या हो गया, E1, E2 और E3। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर डिफॉर्मेशन अगर हम देखते हैं इन तीनों मेंबर्स के अंदर, तो डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इस मेंबर के अंदर हो जाएगा डेल L1 इक्वल टू क्या होगा, P1 L1 अपॉन में A1 E1। और ऐसे ही यहाँ पे डेल L2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P2 L2 अपॉन में A2 E2। ठीक है। ऐसे ही L3 क्या हो जाएगा, डेल L3 P3 L3 अपॉन में A3 और E3। तो ये तीनों मेंबर का अलग अलग डिफॉर्मेशन आ गया हमारा। अगर टोटल डिफॉर्मेशन हम देखते हैं इस मेंबर के अंदर, तो जो टोटल डिफॉर्मेशन आएगा हमारा डेल एल टी इक्वल टू होगा इन तीनों डिफॉर्मेशन के समीशन के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, P1 L1 अपॉन में A1 E1 प्लस में P2 L2 अपॉन में A2 E2 प्लस में P3 L3 अपॉन में A3 E3। इसको हम क्या कह सकते हैं कि समीशन ऑफ डेल्टा एल। ठीक है। डेल्टा एल मतलब इंडिविजुअल सेक्शन का एल्जेब्रिक सम। यहाँ पे इंडिविजुअल सेक्शन का हम डिफॉर्मेशन निकालेंगे और उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल डिफॉर्मेशन के बराबर। तो यहाँ पर हमारी तीन कंडीशन निकल के आई, किसके लिए, सीरीज कनेक्शन के लिए। पहली कंडीशन हमारी क्या थी कि ये तीनों, ये जो मेंबर हैं, मेंबर हमारे क्या है, एंड टू एंड कनेक्ट हों। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हम यहाँ इसके एक्सट्रीम एंड पर लोड अप्लाई कर रहे हैं, ये जो एक्सट्रीम एंड पर लोड अप्लाई किया है मेंबर के, तो उसके अंदर जो लोड है वो इंडिविजुअल मेंबर के ऊपर जो लोड आएगा वो समान रहेगा, मतलब हर एक मेंबर के ऊपर जो लोड है वो इक्वल रहेगा। और जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन क्या है कि जो डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन हमारा क्या है, इनके एल्जेब्रिक सम के बराबर है। तो ये तीन कंडीशन होती है हमारी सीरीज के लिए। अब देखते हैं हम पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है, पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल में क्या होता है, अगर किसी भी मेंबर के ऊपर लोड हम जो अप्लाई कर रहे हैं, उस लोड को उस मटेरियल के द्वारा अगर शेयर कर लिया जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो वो जो मेंबर है वो हमारा कैसा कहलाएगा, पैरेलल कनेक्शन कहलाएगा, पैरेलल मेंबर कहलाएगा। कैसे,
अगर हम यहाँ पर एक कोई मेंबर लेते हैं, ये एक मेंबर लिया हमने जो दो मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, ये हमारा जो मटेरियल है वो क्या है, कॉपर है सपोज, ये दोनों कॉपर है, और अंदर का जो मटेरियल है वो क्या है, स्टील है, ठीक है। तो ये जो मेंबर बना हुआ है हमारा, दो मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, एक हो गया कॉपर और दूसरा हो गया स्टील। अगर मैं इस मेंबर के ऊपर यहाँ पर लोड अप्लाई करता हूँ, ये इस तरीके से यहाँ पर अगर हम लोड अप्लाई करते हैं, तो ये जो लोड है वो ये दोनों मटेरियल के द्वारा शेयर हो जाएगा, दोनों मटेरियल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसका जो एंड पॉइंट है, एंड है, इसको फिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस डेवलप होगा। जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा वो क्या होगा, मान लो जो लोड शेयर हो रहा है फर्स्ट मेंबर के ऊपर, फर्स्ट मटेरियल के ऊपर P1 है और दूसरे मटेरियल के ऊपर P2 है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ R, जो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ वो किसके बराबर है हमारा, P1 प्लस P2 के बराबर है, ठीक है। ये समझ में आया फर्स्ट। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी निकल के आई पैरेलल कंडीशन के लिए कि अगर कोई मेंबर पैरेलल कनेक्शन में है, पैरेलल में है, तो वहां पे क्या होगा, जो लोड है वो लोड शेयर हो जाएगा दोनों मटेरियल के ऊपर। तो यहाँ पर जो टोटल लोड होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, दोनों के समीशन के बराबर हो जाएगा, P1 प्लस में P2। अगर तीन मटेरियल यूज किए गए हैं तो P3 हो जाएगा प्लस में, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, द लोड इज शेयर्ड बाई द मटेरियल। तो यहाँ पे लोड को हम किसके द्वारा शेयर कर रहे हैं, इस मटेरियल के द्वारा ये शेयर हो जा रहा है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन देखते हैं। अगर यहाँ पे ये लोड अप्लाई कर रहे हैं हम P, ये जो लोड अप्लाई हो रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, इस मेंबर के अंदर डिफॉर्मेशन आएगा। तो यहाँ पर ये जो डिफॉर्मेशन आ रहा है, सपोज ये जो डिफॉर्मेशन है, ये हमारा डिफॉर्मेशन आया है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो डिफॉर्मेशन आया है यहाँ पर, ये जो डिफॉर्मेशन है वो दोनों मटेरियल के अंदर इक्वली होगा। मतलब यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन है, कॉपर के अंदर भी उतना ही डिफॉर्मेशन आएगा और स्टील के अंदर भी उतना ही डिफॉर्मेशन आएगा। तो जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या होती है पैरेलल कनेक्शन के लिए, कि जो डिफॉर्मेशन है डेल L1 इक्वल टू डेल L2, मतलब फर्स्ट कॉपर के अंदर भी उतना ही डिफॉर्मेशन रहेगा और स्टील के अंदर भी उतना ही डिफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोड है, जो लोड हमारा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो दोनों मटेरियल के द्वारा शेयर कर लिया गया है। तो यहाँ पर डिफॉर्मेशन क्या होता है हमारा, अगर दोनों की लेंथ सेम है और लोड P1 L1 P1 L1 अपन में, यहाँ पे लेंथ सेम है दोनों की, ये A1 E1 इक्वल टू P2 L2 अपॉन में A2 E2। तो ये डिफॉर्मेशन का फार्मूला होता है। सीरीज कनेक्शन के लिए हमारी क्या कंडीशन थी, तीन कंडीशन थी। पहली क्या थी, ये जो लोड है, लोड हमारा क्या होता है, सभी मेंबर में सेम होता है। दूसरा जो टोटल डिफॉर्मेशन है, टोटल डिफॉर्मेशन क्या होता है, उन एक इंडिविजुअल मेंबर के डिफॉर्मेशन के समीशन के बराबर। और तीसरी जो कंडीशन थी जो हमने पहले देखी थी वो क्या थी, कि जो मेंबर है वो एंड टू एंड कनेक्ट हो, एंड टू एंड, एंड टू एंड कनेक्शन। तो ये जो तीन कंडीशन है हमारी सीरीज के लिए हो गई, और पैरेलल के लिए जो कंडीशन है, पैरेलल के लिए कंडीशन हमारी क्या हो गई, ये हो गई, ठीक है। लोड हमारा क्या होगा, समीशन के बराबर हो जाएगा और डिफॉर्मेशन हमारा सेम रहेगा।
तो ये पैरेलल और सीरीज कनेक्शन हो गया। अब अगर हमें सीरीज कनेक्शन के अंदर डिफॉर्मेशन निकालना है, तो टोटल डिफॉर्मेशन निकालते हैं, उसके लिए एक थ्योरम होती है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो पहले हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम देख लेते हैं, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी भी मेंबर के अंदर उसके इनर और आउटर एजेस पर अगर कोई डिफरेंट डिफरेंट लोड अप्लाई हो रहे हैं, तो उन लोड के कारण जो मेंबर के अंदर डिफॉर्मेशन आएगा, टोटल डिफॉर्मेशन, वो उस इंडिविजुअल सेक्शन के डिफॉर्मेशन के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक मेंबर लेता हूँ डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के, जिसके अंदर इनर और आउटर एज पर लोड अप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर एक लोड अप्लाई हो रहा है हमारा सपोज 30 किलो न्यूटन, ठीक है, और इस एंड पर जो लोड है वो अप्लाई हो रहा है हमारा 100 किलो न्यूटन, और इस इनर एज पर हमारा अप्लाई हो रहा है 80 किलो न्यूटन, और यहाँ पर जो लोड है वो अप्लाई हो रहा है 50 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इसके अंदर जो टोटल डिफॉर्मेशन होगा, वो टोटल डिफॉर्मेशन हमारा क्या होगा, डेल्टा एल टी इक्वल टू होगा डेल एल वन प्लस में डेल एल टू प्लस में डेल एल थ्री। तो ये जो टोटल डिफॉर्मेशन है वो किसका बराबर है, समीशन के बराबर है ऑफ इंडिविजुअल डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। अगर इस तरीके का हमारे पास कोई एग्जाम्पल दिया गया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमें अगर टोटल डिफॉर्मेशन निकालना है, तो टोटल डिफॉर्मेशन हम किस तरीके से निकालेंगे। सपोज इस मेंबर की जो लेंथ है L1 है, और L1 जो है वो कितनी दी गई है हमें 500 mm, और जो L2 लेंथ है इस सेकंड मेंबर की जो लेंथ है वो हमें दी गई है 1000 mm, और जो थर्ड मेंबर है यहाँ पर, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड मेंबर हो गया। जो थर्ड मेंबर है उसकी जो लेंथ है L3 इक्वल टू दी है हमें 1200 mm, और इस मेंबर का जो एरिया है, एरिया हमें दिया गया है सपोज 500 mm स्क्वायर, और ये जो मेंबर है जिस मटेरियल से बना हुआ है उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो हमें दी गई है 80 GPa। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल है, तो उसके अंदर टोटल डिफॉर्मेशन हम किस तरीके से निकालेंगे। ये जो मेंबर है इसके अंदर अगर हमें टोटल डिफॉर्मेशन निकालना है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर ये हमने अभी पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम की सहायता से हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल डिफॉर्मेशन। टोटल डिफॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो मेंबर हैं अलग अलग 1, 2 और 3, इन तीनों मेंबर्स का हमें अलग अलग डिफॉर्मेशन निकालेंगे और उन तीनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल डिफॉर्मेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब ये हम अलग अलग मेंबर लेते हैं। पहले तो फर्स्ट सेक्शन लिया, ये पहला सेक्शन हो गया हमारा। अभी हमने देखा मेथड ऑफ सेक्शन, तो मेथड ऑफ सेक्शन की सहायता से हम इस मेंबर के ऊपर लोड देखेंगे कितना लोड अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका एक सेक्शन कर दिया। तो इस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं हम, या फिर राइट हैंड साइड देख सकते हैं, दोनों में से कहीं पे भी देख सकते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो लोड हमारा कितना लग रहा है, यहाँ पे 100 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोड अप्लाई होगा हमारा, वो कैसा लग रहा है, ये टेंसाइल लोड है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 100 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, और वो टेंसाइल लोड है। तो ये दोनों साइड उतना ही लगेगा हमारा 100 किलो न्यूटन। अब नेक्स्ट जो मेंबर है, सेकंड मेंबर है, वो सेकंड मेंबर लेते हैं हम, और सेकंड मेंबर पर भी हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ सेक्शन की सहायता से देखेंगे कि उसके लेफ्ट हैंड साइड लोड कितना और राइट हैंड साइड कितना है। और ये हम किस तरीके से करते हैं, अगर
देखें तो ये जो मेथड ऑफ सेक्शन की सहायता से हम लोड देखते हैं वो लेफ्ट और राइट में, वो हम देखते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम करके। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम लोड को हम क्या करेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में करेंगे। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की सहायता से हम लोड देखते हैं इसके अंदर। तो अगर वैसे देखें हम डायरेक्टली तो इसके लेफ्ट हैंड साइड देख लेंगे कितना लोड लग रहा है और राइट हैंड साइड कितना लोड लग रहा है। तो अब देखते हैं हम सेकंड मेंबर के अंदर। सेकंड मेंबर पर हमने यहाँ पर ये एक सेक्शन लिया। ये सेक्शन लेने से देखेंगे हम इसके लेफ्ट हैंड साइड कितना लोड लग रहा है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो दो लोड लग रहे हैं, एक हमारा ये 100 किलो न्यूटन का लग रहा है और दूसरा 80 किलो न्यूटन का लग रहा है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि 100 किलो न्यूटन का जो लोड है इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और 80 किलो न्यूटन का जो लोड है वो हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये 100 हो गया और ये 80 हो गया। तो ये क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये टेंसाइल लोड हो गया, ये यहाँ पे कंप्रेसिव लोड हो जाएगा। तो 100 माइनस 80 यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 20 किलो न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पे भी ये 20 किलो न्यूटन। अब देखते हैं थर्ड मेंबर को। तो थर्ड मेंबर के ऊपर कितना लोड आएगा वो देखते हैं। ये हमारा थर्ड मेंबर हो गया। तो थर्ड मेंबर के ऊपर क्रॉस सेक्शन लेंगे हम। ये क्रॉस सेक्शन लिया। अब देखेंगे कि इसके लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है इसके राइट हैंड साइड में कितना लोड लग रहा है, ये 30 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। और ये लोड कैसा है, हमारा कंप्रेसिव है। तो ये कंप्रेसिव लोड इसके ऊपर एक्ट करेगा 30 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर के ऊपर लोड जो लग रहा है वो 100 किलो न्यूटन का हो गया। सेकंड मेंबर के ऊपर हमारा जो लोड है वो कितना आ गया, 20 किलो न्यूटन। और थर्ड मेंबर के ऊपर हमारा जो लोड है वो कितना आ गया, कंप्रेसिव में 30 किलो न्यूटन। ठीक है, तो हमें टोटल डिफॉर्मेशन निकालना है डेल्टा एल टी। तो डेल्टा एल टी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर P1 L1 अपॉन में A1 E1 प्लस में P2 L2 अपॉन में A2 E2 प्लस में P3 L3 अपॉन में A3 E3। तो ये हमारा क्या आ गया, डिफॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे P1 लोड हमारा कितना हो गया, 100 किलो न्यूटन, P2 हो गया 20 किलो न्यूटन और P3 हो गया माइनस 30 किलो न्यूटन। ठीक है, और लेंथ हमारे पास क्या आ गई, L1 हो गई है 500 mm और L2 हो गई है 1000 mm और L3 हो गई 1200 mm। और यहाँ पर जो एरिया है, एरिया दिया गया है 500 mm स्क्वायर, क्योंकि ये जो बार है हमने जो बार लिया था वो कैसा लिया है, प्रिज्मेटिक। ठीक है, ये जो बार है वो कैसा है, प्रिज्मेटिक बार है। तो जो एरिया होगा सभी सेक्शन पर सेम रहेगा और जो मटेरियल प्रॉपर्टी है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो भी हमारी क्या है, यहाँ पे सेम है। ठीक है, यहाँ पर टोटल डिफॉर्मेशन को हम इस तरीके से लिख देंगे कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या है, 1 अपॉन एरिया और इनटू में यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ पे जो यंग्स मॉडुलस है अगर हम इसको किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 80 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आएगा हमारा, एरिया की जगह 500 इंटू में ई की जगह 80 और यहाँ पे क्या आ जाएगा P1 L1। तो P1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 100 है। 100 इंटू में L1 कितनी है, 500 प्लस में P2 कितना है, 20 किलो न्यूटन। 20 इंटू में लेंथ कितनी है हमारी, 1000 और ये क्या आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि कंप्रेसिव लोड है। 30 इंटू में 1200 अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये जो टोटल डिफॉर्मेशन है, टोटल डिफॉर्मेशन आ जाएगा 0.85 mm। ओके, अब इस तरीके से हमने ये टोटल डिफॉर्मेशन निकाला है। तो टोटल डिफॉर्मेशन किस तरीके से निकालते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम के द्वारा। तो ये लेक्चर हो गया हमारा आज के लिए। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप लविंग। थैंक यू।